नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में MHD 3 का चैप्टर 1 किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, इसी का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में गोदान उपन्यास की कथा योजना, गोदान में भारतीय किसानों की वेदना की अभिव्यक्ति, गोदान के पाठक तथा गोदान में गाय का महत्व, इन विषयों पर चर्चा किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर का जो 2 टॉपिक बचा था, किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण और साथ में होरी का स्थितियों से समझौता, इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज के वीडियो को समझने के लिए जो इससे पहले का पार्ट है वो भी देख लेना ज़रूरी है, ताकि सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये जो इकाई है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण, जैसे कि पिछले वीडियो में भी रिकमेंड किया गया था कि आप गोदान उपन्यास को ज़रूर पढ़ लें, या फिर इसका अगर पूरा नहीं भी पढ़ पाते तो इसका समरी ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगा। तो आज जो हम लोग समझ रहे हैं कि जो भारतीय किसान, जिसमें मुख्यतः इस उपन्यास में जो मेंशन है वो होरी और उसकी पत्नी धनिया है ना, उसी के जीवन को बेस बनाकर ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि ये गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है। इसके माध्यम से प्रेमचंद किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस उपन्यास में होरी एक सामान्य किसान है जो अपने परिवार के साथ सादा सीधा जीवन इज्जत के साथ बिताना चाहता है। वो आखिरी दम तक एक किसान ही बना रहना चाहता है। ठीक है, आप जानते हैं कि उसके पास 5 बीघा ज़मीन था, जिस पर उसका बहुत कठिनाई से गुजारा होता था। जिंदगी भर कर्ज में ही डूबा रहा, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मैं किसान बन के ही जन्म लिया हूँ तो किसान बन के ही मरूं, अर्थात आखिरी सांस तक मैं किसान ही बना रहूं। और प्रेमचंद का जो सहानुभूति है वो भी इसी तरह के किसान वर्ग के लिए भी है। प्रेमचंद भी चाहते हैं कि इन किसानों का स्थिति में सुधार हो। ठीक है, लेकिन जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि होरी अंत तक किसान नहीं बना रह सकता है ना, सारा ज़मीन उसका चला जाता है, बेदखली हो जाता है और लास्ट में उसे मजदूर बनना पड़ता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि वो एक किसान ही बना रहना चाहता है, परंतु अंत में उसे विवश होकर मजदूर बनना ही पड़ता है। प्रेमचंद कहते हैं कि होरी किसान के रूप में ही जीवन बसर करते रहने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है ना। हमेशा वो चाहा कि कैसे करके भी हम किसी तरह किसान बने रहे, है ना। इसके लिए कभी कभी तो वो अपना नैतिक पक्ष को भी छोड़ दिया। एक तो ऐसा भी स्थिति आया कि अपने बेटी तक को बेच दिया, इसलिए कि नहीं, हम जैसे किसी तरह किसान बने रहें ना। साथ में उसका एक इच्छा था, गाय पालने की एक इच्छा है ना, तो ये भी ज़रूर था, लेकिन वो भी नीति या धर्म के मार्ग पर चलकर ही इस इच्छा को पूरी करना चाहते थे। वो मेहनती है, ईमानदार है, परंतु वर्तमान व्यवस्था में अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते। ठीक है, प्रेमचंद ने जमींदारों की असलियत का बयान करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य से शोषण एवं आतंक की ओर इशारा किया है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि ये जो सारा शोषण का प्रक्रिया हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से ये आ रहा है ज़मींदार ताल्लुकदार ये सब के पास, और ये लोग भरपूर शोषण कर रहे हैं इन भोले भाले किसानों का। ये ज़मींदार ताल्लुकेदार स्वयं सारे संसार का सुख भोगते हैं, साथ ही अंग्रेज़ों का दबाव भी उस पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज़मींदार चाहे कि मैं थोड़ा भला आदमी बनूं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि उसे भी अंग्रेज़ों की गुलामी करनी होती है। ठीक है, तो इस बहाने क्या है, ये ज़मींदार ताल्लुकेदार ये तो खुद सारा सुख भोगते ही हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों का दबाव भी उस पर रहता है,
जिससे वो समय पर लगान जमा कर सके। और ये लगान जमा करने के लिए उसे इन भोले भाले किसानों से मोटी लगान अदायगी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो होरी का शोषण सूत्र अंग्रेजी राज तक जाता है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों की शोषण प्रक्रिया का उद्घाटन नहीं किया है, लेकिन वह आवश्यकतानुसार उस ओर इशारा करके अपनी मूल कथा की ओर लौट जरूर गया है। अर्थात प्रेमचंद सीधे सीधे अंग्रेजों के बारे में इस उपन्यास में ज़्यादा कुछ कहा नहीं है। हाँ, जस्ट इशारा जरूर किया है कि ये सब के मूल में अंग्रेजी राज ही है। ठीक है, वो सीधे साधे भोले भाले किसान जितना भी प्रयास करें, लगान चुकाना हमेशा मुश्किल ही रहता है। एक तो ये लगान काफ़ी भारी भरकम होता है, ऊपर से जमींदार का कारिंदा कभी लगान की रसीद देता ही नहीं। इस कारण जब भी जमींदार किसी किसान को दंडित करना चाहता है तो उस पर बकाया लगान का दावा कर देता है। ठीक है, और किसान के पास तो कोई रसीद है नहीं ताकि वो दिखा के बताए कि नहीं मैं तो लगान दे चुका हूँ। इस तरह 2-3 बार लगान चुका देने के बाद भी एक स्थिति ऐसी आती है जब किसान रुपये जुटा नहीं पाता, फिर उसे खेत से बेदखल होना पड़ता है या कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जमींदार किसानों पर बकाया लगान का दावा ऐसे अवसरों पर करते हैं जब किसान सबसे ज़्यादा संकट में होते हैं, या फिर जब उन्हें लगता है कि किसान किसी भी तरह से रुपये जुटा नहीं सकते, है ना। जैसे कि इसी उपन्यास में बताया गया है कि राय साहब ने होरी से बकाया लगान की मांग तब की जब पहली बरसात हुई और किसान खेत बोने के लिए जाने वाले थे। ऐसे नाजुक अवसरों पर महाजन उद्धारक का बाना पहनकर कर्ज देने के लिए सामने आता है और किसान जमींदार की चंगुल से निकलकर महाजन की गिरफ्त में आ जाता है। और वो कर्ज ऐसा मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह लगान के साथ साथ महाजन के पास लिया गया कर्ज भी लगातार बढ़ता जाता है, जो कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। इस कर्ज को चुकाना बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्याज जोड़ा जाता है ना। जैसे इसी उपन्यास में बताया गया है कि होरी एक बार दातादीन पंडित से 30 रुपया उधार लेते हैं, जो कि 3 वर्षों में 100 रुपया हो जाता है, अर्थात 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से अत्यधिक ब्याज लिया जाता था जो कि सामान्य किसान अदा करने में असमर्थ रहते थे। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये कर्जदार जमींदार इन भोले भाले किसानों का शोषण करते हैं और मुफ्त में मजदूरी करवाते हैं ना। मुफ्त में मजदूरी करवाना जिसको बेगार भी कहते हैं ना। और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका कर्ज चलते रहता है। जैसे प्रेमचंद का एक कहानी था 100 सेर गेहूँ, है ना। तो इस कहानी में इस तरह के कर्ज के बारे में दिखाया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। भारतीय किसान को शोषण के पंजों में जकड़कर जमींदारों और महाजनों ने इस प्रकार से छोड़ दिया है कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का उत्साह और उमंग नहीं बच पाया। जीवन में केवल अंधकार ही छाया रहा, है ना। प्रेमचंद लिखते हैं, है ना, इन्हीं किसानों के दशा के बारे में लिखते हैं कि जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, और जैसे उनके जीवन के सोते ही डूब गए हो और सारी हरियाली मुरझा गई हो। खलिहानों में फसल रहने के बाद भी किसान के चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि ये अनाज भी महाजन को ही देना पड़ेगा। लगान और सूद के अलावे भी किसानों के शोषण के कई अन्य तरीके जमींदारों ने खोज निकाले हैं, जिसमें बेगार, नजराना, दान, दस्तूरी, शगुन आदि अनेक गैर कानूनी कर शामिल हैं। वसूल करने का अधिकार
जमींदार, कारिंदे, महाजन, सरकारी कर्मचारी, पटवारी, पुलिस, कचहरी सभी के पास है। और भारतीय किसान सबका नर्म चारा बना हुआ है ना। मतलब शोषण सिर्फ किसान का ही होना है। जिस तरह जमींदार और महाजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से महाजन और धर्म भी एक दूसरे से संबंधित है। कोई आसानी से रुपये देने से आनाकानी करता है तो महाजन उसकी धार्मिक भावनाओं को उकसाता है। जैसे दाता दीन ने होरी को 30 रुपये कर्ज दिए थे, जो कि 3 वर्ष में बढ़कर 100 रुपये हो जाता है। गोबर हिसाब लगा के बताता है, गोबर होरी का बेटा है ना, तो वो हिसाब लगा के बताता है कि आपका तो 70 ही रुपया होता है, और वो 70 रुपया देना भी चाहता है। लेकिन पंडित दाता दीन तब उसे धर्म का डर दिखाता है और कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपये हजम करके तुम कभी चैन नहीं पाओगे। ठीक है। और इस तरह के बातों का असर होरी पर होता है और होरी मान लेता है कि ठीक है, मैं पूरा 100 रुपया ही चुकाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से और भी कई प्रथाएं हैं। जैसे एक प्रथा है जजमानी प्रथा। तो जजमानी प्रथा में भी किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण किया है ना। ये मानते थे ब्राह्मण लोग, ये मानते थे कि जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक जजमानी चलेगा, और बस वो इसका फ़ायदा उठाते थे और नए नए तरीके से किसानों का शोषण करते थे। होरी की बर्बादी में जहाँ धर्म की भूमिका है, वहीं बिरादरी का भी बड़ा हाथ है ना। जैसे कि गोबर और झुनिया है ना के संबंध के बारे में अब जानते हैं। इस उपन्यास में मेंशन है कि दोनों क्या है कि अलग अलग जाति के थे, भाग के शादी किए थे, तो बिरादरी वाले इसको मानने से इनकार कर रहे थे, है ना। बिरादरी को इससे ऐतराज़ था। अब जब होरी उनके ऐतराज़ को दूर करना चाहा तो पंचों ने होरी पर 100 रुपया का नगद जुर्माना लगाया, साथ ही 3 मन अनाज की भी डांड लगा देते हैं। अब होरी को 100 रुपया काफ़ी बड़ा रुपया होता है ना, 30 रुपयों के लिए अपना घर को गिरवी रखना पड़ता है, और जो 30 मन अनाज देना है तो वो फसल से ही सारा अनाज को दे देता है डांड के रूप में। ठीक है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि धर्म, बिरादरी, सरकार, जमींदार, पंच सब वही लोग हैं जो समाज के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। उन्हीं पंचों में से कोई कारिंदा है, कोई महाजन, कोई पुजारी, कोई पटवारी। इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, पर सब मिलकर किसान को ही तबाह करने में लगे हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं, सब अलग अलग तरीके से किसान को लूटते हैं। पुजारी धर्म भावना का सहारा लेता है, पुलिस डंडे के बल से, कचहरी कानून से, बिरादरी दबाव से, और जमींदार तो सभी हथकंडे से शोषण करता है। गोदान में एक स्थान पर सारे शोषक इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। उसी में एक घटना है जहाँ पे होरी का भाई है ना, हीरा उसका नाम रहता है, वो क्या करता है, होरी के गाय को जहर खिलाकर मार डालता है। इस अवसर पर पुलिस भी आता है ना। जो पंडित दातादीन थे वे भी आते हैं, जो महाजन झिंगुरी सिंह वे भी आते हैं, पटवारी आता है, पुलिस आता है, सब आता है। ठीक है। और इसमें घुमा फिरा कर लास्ट में होरी पर ही सारा दोष दे दिया जाता है और होरी पर ही जुर्माना ठोका जाता है। अब बेचारा होरी क्या करता, एक तो अपना गाय मर गया, ऊपर से उसे झिंगुरी सिंह से 30 रुपया फिर कर्ज लेना पड़ा, है ना। और इस पैसे को आधा पैसा तो पुलिस को देना पड़ा और आधा पैसा फिर पंडित जी को देना पड़ा, है ना। तो इस तरह से प्रेमचंद स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सभी एक ही हैं, सब मिलजुल कर इन किसानों का शोषण करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने शोषण की प्रक्रिया का चित्रण करते हुए किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि शोषण के संपूर्ण तंत्र को ही उत्तरदायी ठहराया है। ठीक है। अब जो इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, होरी का स्थितियों से समझौता। आप इस उपन्यास में देखेंगे कि होरी कभी भी विद्रोह नहीं करता है, इतना शोषण होने के बाद भी कभी विद्रोह नहीं करता है। उसका बेटा जो है गोबर, वो बीच बीच में विद्रोह करना चाहता है। इसकी पत्नी ये भी कभी कभी विद्रोह करने का प्रयास करती है, लेकिन होरी
ये तो बेचारा सीधा साधा अपना नियति मान के बैठा है, इसे लगता है कि समाज में ऐसा ही होते आया है और इसे अपना नियति मानकर वो चुपचाप स्थिति से समझौता कर लेता है। तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। तो होरी एक सीधा साधा मेहनती और पुरानी परंपरा में विश्वास करने वाला किसान था। शोषण की इतनी भीषणता के बाद भी यह प्राय विद्रोह नहीं करते। वह मानते हैं कि किसान की कुशल दबे रहने में ही है। धनिया जरूर कभी कभी विद्रोही तेवर दिखाती है, लेकिन वह उसकी पीड़ा की कराह मात्र है। उसकी कराह विद्रोह की सीमा तक पहुंच ही नहीं पाती। दरअसल किसान जमींदार और सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण को समझते तो हैं, लेकिन इन शोषण के खिलाफ इसके चंगुल से निकल नहीं पाते। रोजगार और मजदूरी के लिए ये पूर्णतः जमींदार पर ही तो निर्भर रहते हैं। जमींदार के खेतों को जोतने, पूरी साल मेहनत करने पर भी किसान के पास अनाज नहीं बचता। लगान के रूप में आधा अनाज तो वापस ही करना पड़ता है और भूखा रहने की व्यवस्था को झेलना पड़ता है। लेकिन लगान देना तो किसान के लिए अनिवार्य है, ऐसा ये किसान खुद ही मानते हैं, इसीलिए कभी विद्रोह ही नहीं करते, है ना। अर्थात इन्हें भी लगता है कि जब यहाँ रहेंगे तो लगान तो देना पड़ेगा, इसीलिए तो ज़्यादा ये विद्रोह ही नहीं करते, खुद ही भूखे रहते हैं, है ना। पंडित पुजारी भी इसका शोषण करते हैं। किसान उसे भी धर्म से जोड़कर देखता है। महाजनी शोषण से किसान पीड़ित तो बहुत होता है, परंतु ये भी उसे उपकार के रूप में ही लिया गया कर्ज मान लेता है। अर्थात उन्हें लगता है कि ये तो हमारे विपत्ति के समय, कष्ट के समय हमें कर्ज दिए थे, तो हमारा ये धर्म बनता है कि उसको सारा ब्याज चुकाएं, है ना। तो किसान को लगता है कि ये महाजन उन्हें विपत्ति के समय मदद करते हैं। होरी तो आम भारतीय किसानों की तरह असमानता की परंपरागत संस्कृति में विश्वास करता है ना। अर्थात होरी को ये पता ही है, उसके लगता ही है कि यहाँ का जो परंपरा है वो तो ऐसा ही है, इसीलिए वो अपने शोषकों को शासकों के रूप में नहीं देखता, वरन उन्हें अपना हितैषी ही समझता है। इसलिए अपनी बदहाली के लिए अपने भाग्य वो कर्म फल को दोष देकर संतुष्ट हो जाता है। प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने किसानों के शोषण की सुस्पष्ट तस्वीर पेश की है। होरी की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों को पाठकों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाया है। अर्थात इस उपन्यास को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि ये शोषण कौन कर रहे हैं, ठीक है। होरी और धनिया के जीवन के परिश्रम का मूल्य उन्हें अपने 5 बीघे ज़मीन से बेदखल करके मजदूर में परिवर्तित करती है ना। पाएंगे इस उपन्यास में कि लास्ट में इन्हें मजदूर बनना पड़ता है। जमीन और सत्ता के अधिकारियों द्वारा महाजन, पुलिस और पुरोहितों की सहायता से गरीब किसानों के निरंतर शोषण के लिए की जाने वाली साजिशें हमेशा रचाई जाती रही है ना। लगान, डांड, वो धर्म पुण्य के नाम पर शोषण की इस प्रक्रिया में अंततः किसान सब कुछ से हाथ धो बैठता है। शोषकों के षड्यंत्र और दबाव को महसूस करता है, लेकिन विरोध में ये किसान एक शब्द भी नहीं कहते। अपनी नियति मानकर इसे स्वीकारता चलता है और जब तक इस अंधकार से किसी को निकलने का मौका नहीं मिलता, वो धीरे धीरे इसी गहरे गर्त में डूबता चला जाता है और इसका एहसास भी उसे नहीं होता। होरी इसी तरह का किसान है, वो भी शोषण के इसी षड्यंत्र में फंसता चला जाता है। प्रेमचंद ने होरी को केवल गरीब निर्धन किसान के रूप में ही चित्रित नहीं किया है, बल्कि अंधविश्वासी, धर्मभीरू और दिखावे की भावना रखने वाले ग्रामीण किसान के रूप में भी चित्रित किया है ना। अंधविश्वासी तो है ही, धर्मभीरू तो है ही, साथ में दिखावा भी करना चाहता है, ठीक है। तो ये सारा दोष भी है उनमें, है ना। साथ ही होरी का अनपढ़, गवार और अंधविश्वासी और धर्मभीरू होना उसी समाज की उपज है जिसे
होरी जैसे किसानों को इस दशा और मानसिक स्थिति में रखने से ही फायदा है ना। अर्थात जो ये ज़मींदार हैं, है ना, ये कानून के लोग हैं ना, उनके लिए तो यही अच्छा है कि किसान इसी तरह अनपढ़ गवार बने रहे, जिससे वो अधिक से अधिक लूट सके, है ना, और अपना फ़ायदा कर सके। एक निर्जीव साधन बनाकर रखने में जमींदार, साहूकार, पुरोहितों का स्वार्थ ही स्वार्थ है। किसानों का चौतरफा शोषण करने वाली शक्तियाँ अंग्रेज सरकार की शोषक नीतियों को ही अपनाती है। जमींदार वर्ग अंग्रेज शासन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और किसानों से दुगुना चौगुना लगान वसूल करके सरकारी तिजोरियां भरकर अपने स्वामी भक्ति का प्रमाण देना चाहता है। इस प्रक्रिया में किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करके उन्हें किसान से मजदूर बनाए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। होरी का प्रयास भी तो केवल अपने 5 बीघे खेती को ही बचाए रखना था ना, जिंदगी भर किसान बनकर रहना था, लेकिन अंततः उसे मजदूर बनना ही पड़ा। प्रेमचंद मानते हैं कि जब तक जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, किसानों का ज़मीन से बेदखल होकर मजदूर बनना टल नहीं सकता। प्रेमचंद शोषण की इस प्रक्रिया के लिए किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि शोषण के संपूर्ण तंत्र को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। गोदान में होरी की बदहाली की कथा के द्वारा यह भी बताते हैं कि केवल ऊपरी सुधारों से किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों की भलाई के लिए इस तंत्र की पूरी व्यवस्था को बदलना जरूरी होगा। देश के स्वतंत्र होने पर ही समानता पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना की कल्पना प्रेमचंद करते हैं, है ना। अर्थात प्रेमचंद उसी समय सोच लिए थे कि ये सब समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब देश आज़ाद होगा, अर्थात जब देश से अंग्रेज लोगों को भगाया जा सकेगा, तभी ऐसा संभव होगा। होरी की परंपरागत मान्यता और अंधविश्वास को दूर करने की गोबर, उसका बेटा है ना, तो ये बहुत कोशिश करता है ना। पाप पुण्य की कल्पना, धर्म के आतंक और अंधविश्वास से घिरे होरी को इस सब से बाहर निकालने का गोबर अपने तय बहुत प्रयास करता है, लेकिन होरी उसकी एक न सुनता। समानता और भेदभाव को जन्म देने वाले इस विश्वास का प्रेमचंद ने बार बार गोबर के माध्यम से खंडन किया है। गोबर जैसे किसान से मजदूर बनी नई पीढ़ी अधिक निश्चिंत, निर्भीक, समझदार और विद्रोही बन रही है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं ना। उपन्यास में आप देखते हैं कि गोबर शहर जाता है और वहाँ पे नौकरी करता है ना, खेतीबाड़ी ना करके जाके वो वहाँ पे नौकर बन जाता है और वहाँ से ही वो थोड़ा सा निर्भीक होके, समझदार होके, विद्रोही बन के वापस आता है। चौतरफा होने वाले शोषण को झेलते रहने के बावजूद होरी जैसे किसान विद्रोह नहीं करते, क्योंकि वो इसे अपना भाग्य मानकर कर्म फल को दोष देकर संतुष्ट हो जाता है। अर्थात भाग्यवादी है, उसे लगता है कि ये मेरा भाग्य में ही है। असमानता की परंपरा और संस्कृति में वो विश्वास करता है। शासकों की प्रवृत्ति को समझकर भी उनसे दबे रहने में ही अपनी भलाई देखते हैं। उनके मन में विद्रोही भाव संगठित रूप से कभी ग्रहण ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी सब्जेक्ट का अगले इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।